हम चर्चा करेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा के बारे में जो आपको जानना है, जो लिखना है, वो लिख लीजिए। जानते आप हैं, बताया जा चुका है। यह एक अस्थायी सदन है जिसका विघटन किया जा सकता है। यह एक अस्थायी सदन है जिसका विघटन किया जा सकता है। इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। सरकार का निर्माण लोकसभा से होता है तथा सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कितने सदस्य होते हैं, क्या होते हैं, ये आपको बता चुके हैं। एक महत्वपूर्ण आयोग जान लीजिए, परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग, इस आयोग का कार्य क्या है? इस आयोग का कार्य है कि लोकसभा के जो क्षेत्र हैं, कौन सा लोकसभा क्षेत्र में कितना भाग दिया जाना है, कितनी जनसंख्या पर स्थान है, तो किसी राज्य की कितनी जनसंख्या है, उसमें कितने लोकसभा सीटें उस राज्य को दी जानी है। तो ये सब निर्णय किसकी सिफारिश के आधार पर होता है? परिसीमन आयोग। लिख लीजिए इसे भी। किसी राज्य को लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित करने का कार्य परिसीमन आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। यहां तक क्लियर? अब एक और महत्वपूर्ण चीज जो आपको ध्यान रखनी है, 1976 का 42वां संशोधन। पहले क्या होता था, हर 10 वर्ष बाद जनगणना होती थी, हर 10 वर्ष बाद परिसीमन आयोग नए क्षेत्र को जनसंख्या के हिसाब से समायोजित करता था। लेकिन 42वें संशोधन 1976 में यह व्यवस्था की गई कि क्यों की गई, ये भी बताएंगे, अभी समझाएंगे क्यों की गई है। इसमें यह व्यवस्था की गई कि सन 2000 तक जो जनसंख्या परिसीमन के लिए ध्यान रखी जाएगी, वो रखी जाएगी 1971 की जनगणना। 1971 की जो जनगणना है उसके आधार पर सन 2000 तक के लिए ये व्यवस्था फिक्स कर दी गई। ये व्यवस्था फिक्स कर दी गई। उसके बाद 84 जो संशोधन हुआ, 84वां, तो 84 जो संशोधन हुआ, इस संशोधन में, ये संशोधन कब हुआ? 2001 में। तो 84 संशोधन के द्वारा 1971 की जो जनगणना थी, ये फिक्स कर दी गई 2026 तक के लिए। कब तक के लिए? 2026 तक के लिए, कि 2026 तक सीटें यथावत रहेंगी 1971 की जनसंख्या के आधार पर। यहां तक क्लियर हुआ? क्या कर दिया गया? 2026। उसके बाद हुआ 87वां संशोधन। कौन सा? 87। ये हुआ 2003 में। इस 87वें संशोधन में परिसीमन अब जो आगे करने की व्यवस्था की गई, वो कर दी गई 2001 की जनगणना के आधार पर। इसमें चेंज क्या किया? हमने कह दिया कि भाई आगे जो परिसीमन क्षेत्र होंगे, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, वो होगा 2001 की जनगणना के आधार पर। यहां तक क्लियर? चले अब आगे चलते हैं। आगे जो आपको इसमें महत्वपूर्ण चीजें जाननी है, उसमें आपको वयस्क मताधिकार जानना है, कुछ वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण, कुछ वर्गों में किसके लिए आरक्षण है? एससी और एसटी। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है, राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में। मूलतः यह आरक्षण प्रारंभ में क्या था? 10 वर्षों के लिए था। बाद में इसे धीरे धीरे करके क्या हुआ? बढ़ाते रहे 10-10 वर्ष कर।
ठीक है। अब वर्तमान में क्या व्यवस्था है? वर्तमान में इसे 104 संशोधन का नंबर कितना है? 104। कब हुआ ये? 2019 में। तो 2019 में हुए 104 संशोधन से इसे 2030 तक के लिए फिक्स कर दिया गया है। 2030 तक के लिए फिक्स कर दिया गया SC/ST के आरक्षण को। एक चीज और महत्वपूर्ण यह ध्यान रखिएगा कि आंध्र भारतीयों का भी इसी प्रकार बढ़ाया जाता रहा है, लेकिन इस बार आंध्र भारतीय समुदाय के अपॉइंटमेंट वाले प्रोविजन को आगे नहीं बढ़ाया गया है, केवल SC/ST के लिए बढ़ाया गया है। क्लियर यहां तक? यहां तक कोई समस्या नहीं? तो लिख लीजिए 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा इसे 2030 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। आगे चले, अब आगे चले। ठीक है, आगे चलते हैं। वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार क्या होता है? लोकसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर होता है, के आधार पर होता है। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जो कम से कम 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका, वह इन चुनावों में भाग लेने का अधिकारी है। क्लियर? एक महत्वपूर्ण चीज यहां डाल लीजिए, 61वां संविधान संशोधन लिख लीजिए। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा यह आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। पहले कितनी थी? 21 वर्ष। अब कितनी की गई? 18 वर्ष। किस संशोधन के द्वारा? 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। क्लियर? तो यहां तक कोई दुविधा, कोई समस्या आपको? यहां तक कोई दुविधा, कोई समस्या किसी प्रकार की आपके सामने नहीं? चलिए आगे चलते हैं। जैसे आपका हमने आपसे कहा था कि राज्यसभा के आवंटन आप देख लीजिएगा कि राज्यसभा में किस राज्य को कितनी सीटें मिली है, ऐसे ही लोकसभा की भी आपको अपने राज्य का देखना होगा। कुछ हम बता दे रहे हैं, लिख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश 2, असम 14, उत्तराखंड 5, बिहार 40, गुजरात 26, छत्तीसगढ़ 11, झारखंड 14 और हरियाणा 10, हिमाचल प्रदेश 4, MP 29, महाराष्ट्र 48, उत्तर प्रदेश 80, राजस्थान 25, पंजाब 13। तो ये आप देख सकते हैं, दिल्ली की 7। तो ये क्लासिफिकेशन आपका, अगर इनमें से किसी अन्य राज्य से संबंधित कोई है जो कि ऑनलाइन माध्यम से हमसे जुड़ा हुआ है, तो वो अपने स्टेट के देख सकता है। और ठीक है, चलिए अब यहां तक आपका क्लियर हुआ वयस्क मताधिकार तक। अब बात करते हैं लोकसभा की अवधि के बारे में। लोकसभा की अवधि के बारे में, तो जब लोकसभा का पहला सत्र प्रारंभ हुआ था, जब लोकसभा का पहला इलेक्शन कब हुए थे? 1952 में। तो लोकसभा का जब पहला सत्र प्रारंभ हुआ था, तो प्रारंभ की तारीख से 5 वर्ष के लिए इसकी अवधि निर्धारित की थी। 42वें संशोधन 1976 के द्वारा इसे बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, लेकिन 44वें संशोधन के द्वारा इसे पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। क्या है? जब प्रारंभ हुई थी तब कितनी थी? 5 वर्ष। 42वें संशोधन द्वारा कितनी की गई? 6 वर्ष। 44वें संशोधन द्वारा वापस कितनी कर दी गई? 5 वर्ष। ये आपको याद रहेगा। दूसरी चीज, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का समय से पूर्व विघटन भी हो सकता है, ये आपको बताया। कैसे होता है ये भी सारी चीजें आपसे डिस्कस करेंगे अभी। तो राष्ट्रपति समय से पूर्व लोकसभा का विघटन भी कर सकते हैं।
अगली चीज जो इसमें महत्वपूर्ण, आपातकाल। कल आपको 3 आपातकाल बताए थे लास्ट लेक्चर्स में हमने, राष्ट्रीय आपातकाल, संवैधानिक तंत्र की विफलता और वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में संसद, यदि आपातकाल लगा हुआ है, चुनाव नए लोकसभा के नहीं कराए जा सकते, तो संसद विधि द्वारा लोकसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। कभी तक 1 बार में 1 वर्ष की अवधि की दर से बढ़ाती जाएगी अगर स्थितियां सामान्य नहीं हो रही। लेकिन आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 माह के अंदर अंदर नए चुनाव कराने होंगे। क्या कह रहे हैं, दोबारा बताते हैं एक बार, कि यदि आर्टिकल 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, उस स्थिति में संसद कानून के द्वारा या विधि के द्वारा लोकसभा की अवधि को 1 बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, अनिश्चित काल तक, जब तक कि परिस्थितियां सामान्य ना हो। किंतु आपातकाल की अवधि की समाप्ति की तारीख से अगले 6 माह के अंदर अंदर लोकसभा का चुनाव कराया जाना चाहिए, क्योंकि उससे अधिक वो लोकसभा वर्क नहीं कर सकती। क्लियर है यहां तक? आगे चले, चलिए। अब जो व्यक्ति जो लोकसभा के सदस्य हैं उनकी अर्हताएं, कौन व्यक्ति लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं, ये भी लगभग वही है जो राज्यसभा में पड़ी थी। भारत का नागरिक हो, राज्यसभा में कम से कम 30 वर्ष की आयु थी, जबकि लोकसभा में कम से कम 25 वर्ष की आयु का हो, और संसद द्वारा निर्धारित योग्यताएं धारण करता हो। ठीक है। अब सदस्यता के लिए निर्भरता, अर्थात कोई भी सदस्य कब संसद की सदस्यता से अयोग्य हो जाएगा, लिख सकते हैं, लिख लीजिए। यदि वह लाभ का पद धारण करता है, यदि वह लाभ का पद धारण करता है, यदि वह विकृचित, मानसिक रूप से डिस्टर्ब, यदि वह विकृत चित्त है, और न्यायालय ने इसकी घोषणा की है, यदि वह विकृत चित्त है, विकृत चित्त है और न्यायालय ने इसकी घोषणा कर रखी है, यदि वह दिवालिया है, यदि वह दिवालिया है, या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ठीक है। तो वह कौन, वो तो क्या होगा, वह संसद की सदस्यता के अयोग्य घोषित होगा। क्लियर? अब बात आती है कि कल मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि कोई व्यक्ति संसद की सदस्यता के योग्य बचे है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेते हैं? इसका निर्णय लेते हैं राष्ट्रपति। किसके परामर्श पर? निर्वाचन आयोग के परामर्श पर। किसके परामर्श पर? निर्वाचन आयोग के परामर्श पर। यहां तक पिक्चर कुछ क्लियर हुई है आपकी? चलिए अब आगे बात करते हैं लोकसभा के अधिकारियों के विषय में। तो लोकसभा के जो प्रमुख अधिकारी हैं वो कौन है? लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष। ठीक है। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विषय में चर्चा करने से पहले एक छोटी सी चीज और आपको बताते हैं, एक वर्ड आपको बताते हैं। प्रोटेम स्पीकर, ये क्या होते हैं? इनके बारे में कहीं पढ़ा है, कहीं सुना है आपने? प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं?
जब नई लोकसभा चुनकर आती है तो किसी एक व्यक्ति को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया जाता है लोकसभा का, ताकि वह नए नियुक्त सदस्यों को शपथ वगैरह दिलाने की जो प्रक्रियाएं हैं उनको पूरा कर सके। तो ऐसे स्पीकर को क्या बोलते हैं? प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, इनको बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। चलिए, छोटी छोटी जो चीजें याद आती जा रही हैं वो आपको बताते जा रहे हैं, और भी साथ में लिखना चाहें लिख भी सकते हैं आप लोग। यहां तक हुआ। अब बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष की। तो लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष में पद धारण करने वाला सदस्य यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहता तो वह अपना पद खाली कर देगा। पहली चीज, यदि किसी व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाया गया है तो वह व्यक्ति यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहता तो वह अपना पद खाली कर देगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना इस्तीफा देगा किसको? लोकसभा उपाध्यक्ष को, और लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा देगा लोकसभा अध्यक्ष को। लिखना चाहे लिख भी सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा लोकसभा उपाध्यक्ष को, तथा लोकसभा उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को। तीसरी चीज, लोकसभा के जो सदस्य हैं ये बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा अपने दोनों अधिकारियों में से किसी को भी पद से हटा सकते हैं। यहां विशेष बहुमत नहीं है, याद रखिएगा। लोकसभा के जो सदस्य हैं वो अपने बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा इन्हें अपने पद से हटा सकते हैं, लेकिन ऐसे संकल्प के लिए 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। लेकिन 14 दिन पहले बिना नोटिस दिए आप ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे। यहां तक ये क्लियर इतना? यहां तक चलिए, अब बात करते हैं लोकसभा के सदस्यों के कार्य की, इनकी शक्तियों के विषय में क्या है प्रावधान। तो याद रखिए कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसका सबसे पहला कार्य क्या है कि वह संसद की या सदन की, लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करेगा। उसके संचालन के लिए नियम और जो विधि है उनके अनुसार वह कार्यवाही चलाएगा। उनके अनुसार वो क्या करेगा? कार्यवाही चलाएगा। दूसरी चीज, कल आपको बताया था संयुक्त बैठक कि यदि किसी विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा सहमत नहीं हो पा रहे आपस में, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का एक संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। राष्ट्रपति दोनों सदनों का एक संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, लिख लीजिए इसे भी। एक महत्वपूर्ण चीज और बताइए, गणपूर्ति क्या होती है भाई? गणपूर्ति या कोरम। गणपूर्ति या कोरम यह वह संख्या है जो जब तक पूरी नहीं होगी तब तक कार्यवाही सदन की शुरू नहीं होगी। यदि कुल सदस्यों के 1/10 सदस्य कम से कम उपस्थित सदन में नहीं है तो बैठक स्थगित कर दी जाएगी। गणपूर्ति की एक घंटी लगी होती है, उसे बजाया जाता है। गणपूर्ति करने के लिए जो बाहर है वो अंदर आ जाए, ऐसा कुछ होता है। तो यदि गणपूर्ति का अभाव है, या कहने का अर्थ है यदि सदन के 1/10 सदस्य उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही को स्थगित कर देगा। क्लियर? ये किसका कार्य है? लोकसभा अध्यक्ष का। नेक्स्ट,
अध्यक्ष यह तय करता है, बता चुके हैं, लिख लीजिए। लोकसभा अध्यक्ष यह निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और इस संदर्भ में उसका निर्णय अंतिम होता है। क्लियर? उसके निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती कि नहीं साहब आपने गलत निर्णय लिया है। वो जो लिख देगा उसके पृष्ठ पर धन विधेयक, तो वो ट्रीट होगा धन विधेयक की तरह, वित्त विधेयक लिख देगा तो ट्रीट होगा वित्त विधेयक की तरह। यहां तक क्लियर? चलिए आगे। लोकसभा भंग हो जाने के बाद भी, लोकसभा भंग हो जाने के बाद भी लोकसभा अध्यक्ष तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता, जब तक कि नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता। एक और महत्वपूर्ण चीज, अध्यक्ष लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के सभापतियों को नियुक्त करता है। जो लोकसभा की समितियां हैं, बताएंगे भी आपको, लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? लोकसभा की सभी समितियों के सभापतियों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट, संसद के किसी विषय पर मत बराबर रहने पर वह निर्णायक मत दे सकता है। यह क्या होता है? कल भी बताया था, लास्ट क्लास में, कुछ एक दो लेक्चर पहले भी बताया था। यदि लोकसभा और राज्यसभा में सभापति इस शक्ति का प्रयोग करते हैं और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, यदि किसी मुद्दे पर वोटिंग चल रही है सदन में और लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मतों की संख्या कितनी है? समान, 50 फेवर में 50 अपोजिशन में, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकता है। निर्णायक मत के अलावा वह अपना मत नहीं दे सकता। यहां तक कोई दुविधा आपको? नहीं। यहां तक कुछ पूछना है क्या? नहीं पूछना, चले आगे। ठीक, तो आगे बात करते हैं। संसद के दोनों सदनों के प्रत्येक सदस्य, कल भी बताया था, संसद के दोनों सदनों के प्रत्येक सदस्य राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति के, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष संविधान की 3री अनुसूची के अनुसार शपथ लेते हैं। लास्ट क्लास में बताया था कि शपथ के प्रारूप और प्रतिज्ञान कहाँ दिए गए हैं? 3री अनुसूची में। ठीक है, तो ये आप क्लियर? गणपूर्ति आपको समझ में आ गई? कुल संख्याओं का 1/10, ये आपको समझ में आ गया? क्लियर? चलिए अब चलते हैं आगे थोड़ा सा और। क्या? स्थानों का रिक्त होना, स्थानों का रिक्त होना, इसमें आपको क्या जानना है? पहली चीज, कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। पहली चीज, कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। यदि ऐसा है तो उसे स्वेच्छा से एक सीट खाली करनी होगी, अन्यथा किसी एक सदन में उसका स्थान खाली माना जाएगा। क्लियर? कोई भी एक व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता, और यदि ऐसा है तो उसे एक सीट खाली करनी होगी, और ऐसा अगर वो नहीं करता तो किसी एक सदन में उसका स्थान रिक्त माना जाएगा। ये चीज क्लियर? दूसरी चीज लिख लिया है ना, लिख लीजिए। कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता है तो उसे एक सीट खाली करनी होगी, अन्यथा किसी एक सदन में उसका स्थान रिक्त माना जाएगा। दूसरी चीज,
जैसे वो कोई एक व्यक्ति दो सदन का सदस्य नहीं हो सकता, उसी प्रकार कोई व्यक्ति एक ही समय में संसद या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। क्या आप सांसद भी है, विधायक भी? ऐसे ही संसद और विधानमंडल के किसी सदन का वो सदस्य नहीं हो सकता। यदि ऐसा है तो उसे एक सीट छोड़नी होगी 14 दिन के अंदर। यदि ऐसा है तो उसे 14 दिन के अंदर राज्य विधानमंडल की सीट छोड़नी होगी। समझ रहे हैं? यदि आप संसद के सदस्य भी हैं और राज्य विधानमंडल के भी, दोनों एक साथ, तो 14 दिन के अंदर आपको राज्य विधानमंडल की सीट छोड़नी होगी। और अगर आपने नहीं छोड़ी तो आपकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, यदि कोई सांसद सदस्य, कोई सांसद या कोई संसद का सदस्य लगातार 60 दिन 60 डेज लगातार 60 दिन तक संसद को सूचित किए बिना अनुपस्थित रहता है सदन से, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। यहां तक क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों के विषय में। कि जो संसद के सदस्य हैं, इन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं, उनके विषय पर थोड़ी चर्चा करते हैं। पहली चीज, संसद के सदस्य को अधिवेशन के समय या वह किसी समिति का सदस्य है, तो उस समिति की बैठक के समय 40 दिन पहले और 40 दिन पश्चात गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दोबारा बताते हैं, संसद सदस्य को संसद के अधिवेशन के समय या वह किसी समिति का सदस्य है, उसकी बैठक के समय 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पहली चीज याद रखिएगा, यह 40 दिन की छूट केवल सिविल मामलों में है, आपराधिक मामलों में केवल अधिवेशन के समय तक। 40 दिन पहले और बाद की नहीं है, जितने समय सत्र चल रहा है वहां तक की लिमिट है। दंडिक मामलों में, फौजदारी मामलों में, सिविल मामलों में 40 दिन पहले 40 दिन बाद। दूसरी चीज, संसद के सदस्य ने यदि संसद में कुछ बोला है, तो उसे उस बात को बोलने के लिए उस पर कार्यवाही नहीं की जा सकती। क्लियर? यदि किसी सांसद ने कोई वक्तव्य दिया है तो ऐसा ना हो बाहर आकर उसे अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन एक चीज यहां याद रखिएगा, सांसद अपने शब्दों में न्यायालयों के विषय में कोई विरोध में कोई बात नहीं बोल सकता तब तक, या किसी न्यायाधीश की आलोचना नहीं कर सकता। कब तक? जब तक कि उस न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया ना चल रही। एक बार फिर बता देते हैं, सुन लो, दिमाग में बैठ जाए। किसी भी सांसद को सदन में दिए वक्तव्य के लिए स्वतंत्रता प्राप्त है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन सांसद न्यायालय या किसी न्यायाधीश के विरुद्ध कुछ नहीं बोलेगा तब तक जब तक कि उस न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया ना विचाराधीन हो। क्लियर? तीसरी चीज,
सदन की अनुमति, यदि सदन की अनुमति नहीं है तो आप किसी सांसद को या संसद के सदस्य को साक्ष्य देने के लिए सम्मन नहीं भेज सकते। यदि किसी सांसद के विषय में कोई कार्रवाई करनी है तो सदन अध्यक्ष की अनुमति आपको लेनी होगी। सदन से आप चाहे किसी को गिरफ्तार करना, आप सदन के अध्यक्ष की अनुमति के बिना ऐसा नहीं कर सकते। तो ये 4 चीजें, 40 दिन पहले, 40 दिन बाद, केवल सिविल मामलों में, फौजदारी मामलों में, सत्र की अवधि में। वाक स्वातंत्र है लेकिन न्यायालय की आलोचना नहीं। ठीक है। संसद के अध्यक्ष की अनुमति के बिना सम्मान और गिरफ्तारी नहीं। ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी होगी आपको, महत्वपूर्ण है। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। लंबा टॉपिक है, जितना आगे खींच लो उतना बढ़िया है। तो एक चीज और याद रखिएगा कि जो ये विशेषाधिकार हैं सांसदों के, ये आर्टिकल 105 के तहत दिए गए हैं। किसके? आर्टिकल 105 के तहत दिए गए हैं। अब एक छोटी सी चीज और आज कर लेते हैं कंप्लीट। संसद के सत्र का सत्रावसान एवं विघटन। संसद के सत्र के सत्रावसान और विघटन ये भी आपको बता चुके हैं, फिर भी बता दे रहे हैं एक बार और, कि आर्टिकल 83 के अनुसार राष्ट्रपति को समय समय पर प्रत्येक सदन को आहूत करने और उसका सत्रावसान करने का अधिकार प्राप्त है। आहूत सत्र बुलाना और सत्र को समाप्त करने। सत्र का अर्थ सत्र का अवसान यानी सत्र की समाप्ति करने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति को लोकसभा में अगर बहुमत नहीं है सरकार के पास तो उसका विघटन करने की शक्ति प्राप्त है। एक चीज आपको पहले भी बता चुके हैं कि संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ये भी आपको बता चुके हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं संसद के सत्र की। संसद के सत्र की, क्या भाई, संसद के सत्र कौन कौन से होते हैं? पहला होता है बजट सत्र। लिख लीजिए, पहला होता है बजट सत्र, फरवरी से लेकर मई तक। यह वर्ष का पहला सत्र है, इसलिए राष्ट्रपति के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होती है। यह सबसे लंबा सत्र होता है। क्या क्या? बजट सत्र, फरवरी से मई सबसे लंबा सत्र, राष्ट्रपति के अभिभाषण से अभिभाषण से सत्र का प्रारंभ, वर्ष का पहला सत्र। दूसरा होता है मानसून सत्र। कौन सा? दूसरा होता है मानसून सत्र। इसका समय होता है जुलाई से सितंबर तक। तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र का समय होता है नवंबर से दिसंबर, सबसे छोटा सत्र। नवंबर से दिसंबर सबसे छोटा सत्र। क्लियर? एक छोटी सी चीज और आपको बताते हैं, साइन डाई क्या होता है वो भी देख लीजिए। साइन डाई, साइन डाई, जब सदन की अध्यक्षता कर, जो सदन के अध्यक्ष हैं वह सदन को स्थगित करते हुए अगली बैठक की कोई तारीख नहीं बताते। जब सदन के अध्यक्ष सदन को स्थगित करते वक्त आगे की कोई तिथि नहीं बताते तो यह सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाता है। इस अनिश्चितकालीन स्थगन को ही साइन डाई के नाम से जाना जाता है। सत्रावसान आप जानते ही हैं, सत्र की समाप्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर। विघटन आप जानते ही हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। लोकसभा का ही केवल विघटन होता है, राज्यसभा का नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है इस बार का।
ये आप जानते हैं। तो आज के लिए आपको यही रोका जा रहा है। अगली क्लास में इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो आपको पढ़ाने का, कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आप सबका हमसे जुड़ने के लिए आज बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू।